हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, भौतिक विज्ञान के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर के इस वीडियो में आए हैं। अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लोगे और अच्छे से समझ लोगे तो निश्चित रूप से भौतिक विज्ञान में आपके बहुत ही अच्छे अंक आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए सबसे नंबर टॉपिक 1 पर है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। आप जानते होंगे कि हम आपको जो है भौतिक विज्ञान यानी कि भौतिकी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक थे उनका वीडियो हम जो है एक बार प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें हमने लगभग जो है 25 क्वेश्चन जो है शामिल किए थे। ठीक है, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ये जो है रहा है, पहला है इसमें वैद्युत द्विध्रुव और दूसरा है गॉस का नियम, तीसरा कूलाम का नियम। ऐसे जो है इसमें 25 टॉपिक हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जो है देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इस वीडियो का लिंक दे देंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25। ठीक है, तो वहां से आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और समझ लेना और अच्छे से अपना जो है तैयार कर लेना। वही वीडियो जो हम बनाए थे, जो इम्पोर्टेंट था, उसी के जो टॉपिक को हम जो है यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करेंगे और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे और उसका पूरा सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक था वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव, अगर आप ऐसे टॉपिक को छोड़ करके बोर्ड एग्जाम में जा रहे हैं तो आप ये समझिए कि बोर्ड एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हैं कि आप इनके बिना जो है बोर्ड एग्जाम दे ही नहीं सकते, यानी कि पेपर इनके बिना नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है आपका वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या हम देंगे? दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट जो है रखे होने पर बना निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं HCl। HCl क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल है। यहाँ पर HCl क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद में H2O, NH3, CO2, आप ये सब भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये ऐसे अणु हैं जिनके जो है एक सिरे पर क्या है धनावेश है तथा इनके दूसरे सिरे पर क्या है समान परिमाण का ऋणावेश है। जैसे कि H पर क्या है धनावेश है और Cl पर क्या है ऋणावेश है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि H2O में कैसे वो जो है ये वैद्युत द्विध्रुव कार्य कर रहा है। ठीक है, तो आपको इसका पूरा डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इस वीडियो में हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जो है डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा और इसकी पूरी परिभाषाएं लिख दीजिएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका सॉल्यूशन जो है आप लोगों तक जो है पहुंचा रहे हैं। फिर उसके बाद में हम डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में फिजिक्स को पढ़ेंगे इसी चैनल पर। ठीक है, तो आप जो है वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा इस प्रकार से आप लिख देंगे, फिर उसके बाद में इसका एग्जाम्पल दे देंगे HCl, H2O, NH3, इस प्रकार से इसके जो है एग्जाम्पल भी आप लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा नंबर टॉपिक है गॉस का नियम, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसे गॉस का प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, गॉस का प्रमेय भी इसे कहते हैं। ये क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे ε0 पढ़ते हैं या फिर ε0 भी पढ़ते हैं। ठीक है, इस ε0 से भी कई ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर इसी का मात्रक फैराड प्रति मीटर भी होता है। इसका मान क्या होता है? ε0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घाते -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका जो है यूनिट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कई बार इसकी यूनिट जो है पूछ लेता है बहुविकल्पीय में, तो आप अच्छे से इसकी यूनिट तैयार कर लीजिए और इसका मान भी तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये निर्वात की जो है विद्युतशीलता है। फिर उसके बाद में कई बार ऐसे पूछ लेगा कि गॉस के नियम का जो है गणितीय कथन लिखिए। ठीक है, तो φE बराबर Q/ε0, आप इसे जो है आसानी से लिख देंगे। फिर उसके बाद में जो तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए और खूब अच्छे से लिख करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आप जो है बोर्ड एग्जाम में लिख सकें। ठीक है, तो इसका नियम क्या है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, ठीक है, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो कूलाम का नियम है वो आवेशों पर जो है आधारित है। ठीक है, क्या जरूरत पड़ गई कि कूलाम साहब आकर के जो है अपना नियम देने लगे?
नियम इसलिए देने लगे क्योंकि जब हम जानते हैं दो आवेश जो है समान प्रकृति के होते हैं, यानी धनावेश ये हो और धनावेश ये हो, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन यही आवेश अगर जो है विपरीत प्रकृति के हो, एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम कूलाम के नियम से पहले भी जानते थे कि दो आवेश अगर समान प्रकृति के होते हैं तो जो है प्रतिकर्षित करते हैं, असमान प्रकृति के होते हैं तो आकर्षित करते हैं। लेकिन ये कितना प्रतिकर्षित और कितना आकर्षित करते हैं, यानी कि इनके बीच बल कितना लगता है, ये ज्ञान हमें बिल्कुल भी नहीं था। ये ज्ञान जो है हमें कूलाम साहब ने दिया 1785 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि ये जो आवेश है इनके बीच में कितना बल कार्य कर रहा है, दो आवेशों के बीच में कितना बल कार्य कर रहा है, ये जो है कूलाम ने ही बताया। ठीक है, इसीलिए इनके नियम को पढ़ा जाता है। और इन्होंने ये भी बताया कि ये आवेश जो है किन बातों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इन बल का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, उन्होंने ये भी बताया। उन्होंने ये बताया कि इनके बीच में बल कितना कार्य कर रहा है और ये बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसीलिए कूलाम के नियम को हम लोग पढ़ते हैं। इसका जो गणितीय रूप है क्या है, एफ प्रोपोर्शनल Q1 × Q2 अपान में R²। ठीक है, आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका जो चौथा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, अब की बार भी ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, 2 नंबर में 3 नंबर में ऐसे पूछ लेता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल ई बराबर होता है वेक्टर एफ अपान Q0। आप ध्यान से पहले इसे समझिए, क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश को इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को जो है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर मान लीजिए इस गोले के अंदर कोई एक आवेश है। ठीक है, ये आवेश है, अब ये जो है इसका क्षेत्र, ये पूरा क्या हुआ, इसका क्षेत्र हुआ। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम चुंबक रख दें तो चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कि इसके अंदर में जैसे कि जहाँ तक ये चुंबक जो है किसी लोहे के कील को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जहाँ तक इस चुंबक का दबदबा होगा वो क्या कहलाएगा, चुंबक का क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, जैसे आपका घर यहाँ पर है, जहाँ तक आपका पूरा दबदबा हुआ वो क्या हुआ, आपका क्षेत्र हुआ। आप इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो वैसे जहां तक आवेश जो है अपनी और चीज़ों को आकर्षित कर सकेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को, वही जो है उसका क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई ये बिंदु है, यहाँ पर हम परीक्षण आवेश Q0 रख देते हैं। ठीक है, तो इस आवेश के द्वारा इस परीक्षण आवेश पर जितना भी बल कार्य किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप ध्यान से समझिए, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक जो है क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर ई बराबर होता है वेक्टर एफ अपान Q0। ठीक है, वेक्टर एफ क्या है, बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसलिए इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम या न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, यह कैसी राशि है, यह सदिश राशि है। ठीक है, इतना लिख देंगे तो आपका जो काम हो जाएगा। फिर उसके बाद में 5वां नंबर जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो है उसके किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे वेक्टर पी से जो है प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर पी बराबर होता है Q × 2L। Q इंटू क्या होता है, 2L। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई दो आवेश है, यहाँ पर है, एक हो गया Q1, ठीक है, यहाँ पर Q प्लस हो गया, फिर एक हो गया Q माइनस। इस प्रकार से आप ले लीजिए, ये मान लीजिए A हो गया, A हो गया B। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। इनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे, तो P इंटू क्या हो जाएगा, Q इंटू क्या हो जाएगा, 2L। यहाँ पर साइन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, केवल हम यहाँ पर आवेश लेंगे Q। समझ गए, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर P बराबर Q इंटू 2 वेक्टर L। ठीक है, फिर इसका सही मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। यानी Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और L क्या है, दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। और इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, LTA। आवेश की जो बीमा होती है AT होती है, L यानी दूरी है, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा LTA। यह कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, कई बार कूलाम के नियम से जो है एक प्रश्न और पूछ लेता है कि कूलाम और स्थैतिक कूलाम में क्या संबंध है। एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्थैतिक कूलाम। 3 × 10⁹ स्थैतिक कूलाम। आप इसे जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। कई बार 1 नंबर में पूछ लेता है, कई बार 2 नंबर में भी पूछ लेता है कि स्थैतिक कूलाम और कूलाम में क्या संबंध है। ठीक है, ये आवेश का CGS पद्धति में मात्रक होता है स्थैतिक कूलाम। ठीक है,
सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक है स्थैत कूलाम। तो आप अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए। और जो है गॉस के प्रमेय से भी एक प्रश्न पूछ लेता है कि यदि जो है बंद पृष्ठ है तो क्या आवेश जो है घिरा हुआ नहीं है तो क्या पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा कि नहीं, तो हमेशा शून्य होगा। ठीक है, जब जो है बंद पृष्ठ से कोई आवेश जो है घिरा हुआ नहीं है तो बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। आप इसे भी अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दोस्तों हम लगातार आपको केवल बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप जो है इसी प्रकार का नॉलेजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।